नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। वसुंधरा राजे क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश में है, इसकी चर्चा होगी। वो कौन से दो गैर विधायक हैं जिनका एमपी में सीएम पद की रेस में अचानक से सुर्खियों में नाम आ गया है, इस पर भी बात होगी। रेणुका सिंह खुद को सीएम पद की रेस में नहीं बता रही हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं से कर रही हैं मुलाकात। इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस पर भी हम बात करेंगे। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी के दौरान कांग्रेस ने कैसे दिखाई अपनी ताकत, इसकी भी चर्चा होगी। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने एक बार फिर से सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कहीं वो नीतीश कुमार की शह पर तो ऐसा नहीं कर रहे, इसको भी विस्तार से समझेंगे। आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। राजस्थान में सीएम पद को लेकर सस्पेंस जहां जारी है, इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बुधवार देर रात पहुंची हैं दिल्ली। बताया जा रहा है कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बुलाया है और गुरुवार शाम को वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकती हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे ने जयपुर में साफ कर दिया कि पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो उन्हें भी मंजूर होगा। खबरों के मुताबिक विधायकों से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने फोन पर बीजेपी हाईकमान से बात की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की लाइन से कभी भी बाहर नहीं जा सकती। इससे पहले ये भी चर्चाएं थी कि राजे शक्ति प्रदर्शन के मूड में हैं। चर्चाएं ये भी थी कि बीजेपी इस बार राजस्थान में नए चेहरों को मौका दे सकती है। इस बात के भी संकेत मिले कि दिल्ली में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी संकेत दिए थे। अमित शाह ने कहा कि तीनों ही राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम को लेकर नाम फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन इस सप्ताह सब कुछ तय हो जाएगा। इस दौरान अमित शाह ने मुस्कुराते हुए कह दिया था कि चेंज होते रहना चाहिए। इसके बाद वसुंधरा के लिए तीसरी बार सीएम पद तक पहुंचने की संभावनाएं कम मानी जा रही हैं। इसीलिए कयास ये लगाए गए कि वो पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश में है। हालांकि खुद वसुंधरा राजे ने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहा है कि वो अपनी बहू से मिलने के लिए आई हैं। इसी बीच बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने वसुंधरा के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह पर भी पार्टी के कुछ विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगा डाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि नए सीएम को लेकर जो भी फैसला होगा राजस्थान के हित में ही होगा। सीपी जोशी को सुनिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने पूरा स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद दिया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं और हज़ारों कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत की, उन सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं। अब चूंकि निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, तो बहुत अच्छा निर्णय पार्टी के प्रदेश हित में होगा। इंतज़ार है पर्यवेक्षकों का, उसके बाद विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद शीघ्र ही सारे निर्णय होंगे। तो 3 दिसंबर को आए नतीजों के एक दिन बाद ही दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया के घर पर 25 विधायक मिलने के लिए पहुंच गए थे। इसके बाद भी विधायकों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। राजे समर्थक नेता और विधायक कालीचरण सराफ ने दावा यह किया कि राजे से मिलने लगभग 70 विधायक पहुंच चुके हैं। इसे वसुंधरा राजे सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा था। अमित शाह के बयान के बाद अब ऐसी अटकलों पर विराम लग चुका है। आगे पार्टी में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहेगी, ये दिल्ली में वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा। इधर मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में अब गैर विधायकों के नाम भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल पहले से ही इस पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। अब इस लिस्ट में कम से कम 2 और ऐसे नेताओं के नाम शामिल हो चुके हैं जो फिलहाल विधायक नहीं हैं। इनमें एक नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का और दूसरा नाम है राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का। दरअसल बीजेपी नेतृत्व की ओर से ही ऐसे संकेत मिले हैं कि गैर विधायक को भी मौका मिल सकता है। इसके बाद इन दोनों ही नेताओं के नाम चर्चा में आ गए। सिंधिया को बीजेपी नेतृत्व और खासतौर से पीएम मोदी का विश्वास पात्र माना जाता है। हाल ही में मोदी सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। दूसरी ओर सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी समुदाय से हैं और मध्य प्रदेश में 21% आबादी है आदिवासियों की। यदि गैर विधायक को मौका मिला तो वो इस पद के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि अब तक यही कहते रहे हैं कि वो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। अब सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। पहले ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी अगली भूमिका
राज्य में क्या होगा? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है। वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का चुनाव बीजेपी नेतृत्व के लिए बड़ा पेचीदा है। यदि अमित शाह के संकेत को माने तो पार्टी यहां भी नए चेहरों को मौका दे सकती है। इस लिहाज से सिंधिया और सोलंकी दोनों ही दावेदार हो सकते हैं। पिछले 3 साल में जिस तेजी के साथ बीजेपी में सिंधिया का ग्राफ बढ़ा है, वो बीजेपी के पुराने नेताओं के लिए ईर्ष्या का कारण भले हों, लेकिन उनकी सियासी हैसियत का इशारा भी करता है। दूसरी ओर सुमेर सिंह सोलंकी जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं और आरएसएस के बड़े करीबी माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक बार फिर से वहां पर आई है और मुख्यमंत्री को लेकर रस्साकशी का दौर वहां पर भी जारी है। कई नामों की चर्चाएं, मगर फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। और राज्य में कई दिग्गज चुनाव जीते हैं और यही कारण है कि एक नहीं कई नामों को लेकर चर्चाएं हैं हर तरफ। बड़े दावेदारों की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, गोमती साय, रामविचार निताम, अरुण साव और विष्णुदेव साय के नाम के सबसे ऊपर चलने की बातें कही जा रही हैं। और इसके साथ ही ओपी चौधरी को लेकर भी कयासबाजी जारी है। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनावों में 4 सांसदों को मैदान में उतारा था, जिसमें 3 सांसद चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। विधायक बने 2 सांसदों ने संसद से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। छत्तीसगढ़ के 2 सांसद अरुण साव और गोमती साव ने बुधवार को संसद से इस्तीफा दिया था। और बड़ी बात यह रही कि सीएम पद की प्रबल दावेदारों में से एक रेणुका सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। माना यह जा रहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी या पिछड़े वर्ग को चेहरा बना सकती है और इस वर्ग की नेता महिला भी कमान संभाल सकती है छत्तीसगढ़ की। और यही कारण है कि संभावित नामों में सबसे ऊपर नाम चल रहा है रेणुका सिंह का। हालांकि रेणुका सिंह ने कहा है कि वो सीएम पद की रेस में शामिल नहीं है। सुनिए रेणुका सिंह को। देखिए, मैं ना किसी दौड़ में हूँ, ना मैं किसी रेस में हूँ। ये सब मीडिया वालों ने अपनी अपनी तरह से प्रचारित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत सामान्य सी कार्यकर्ता हूँ। मुझे आदेश हुआ कि चुनाव लड़ना है, मैंने जनता से आशीर्वाद लिया और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के प्रभारी ओम माथुर ने भी चुनाव के दौरान एक बात कही थी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नाम चौंकाने वाला होगा। और यही कारण है कि लोगों की नजर उस चेहरे पर है जो राज्य का नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। बीजेपी की जीत वाले तीनों ही राज्यों में सीएम पद को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन तेलंगाना में गुरुवार को नई सरकार का गठन हो गया। रेवंत रेड्डी ने गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही 10 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है। भट्टी विक्रमार्क को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लाल बहादुर स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी के साथ खुली जीप में पहुंचे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार सहित पार्टी के कई अन्य नेता भी समारोह में शामिल हुए। समारोह में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए थे। अब बयान सुनिए रेवंत रेड्डी का। రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని। तो तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। पार्टी ने यहाँ 119 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीआरएस 39 सीटों पर सिमट चुकी है, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण का दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस की खुद की सरकार बनी है। तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ गठबंधन सरकार में है। तेलंगाना में जीत का श्रेय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मिलेगा। शुरुआत में ही उन्हें सीएम रेस में आगे माना जा रहा था। मंगलवार को पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उनका नाम बोला और उस पर मोहर लगा दी। 5 राज्यों में चुनावी हार से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, और या फिर हम कह सकते हैं कि फूट की चर्चाएं बड़ी तेज हैं। राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने खुलकर जाति पर दाव लगाया, ओबीसी के हक की बात की, मगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए। नीतीश कुमार ने 2 साल की मेहनत से जाति जनगणना का हथियार पैना किया था, उसे राहुल गांधी ने विधानसभा में आजमा लिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जाति का जादू नहीं चला।
22 जून 2023 को पटना में इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई थी। राहुल, ममता, नीतीश, तेजस्वी, खड़गे समेत 15 दलों के नेताओं ने इसमें शामिल हुए थे और मीटिंग में कई सारे अपने विचार रखे थे। पहली मीटिंग में ही नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने की सलाह दी थी। पटना में तो बात नहीं बनी, लेकिन कर्नाटक की बैठक में जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने पर ज्यादातर जो पार्टियां थी वो सहमत हो गई थी। मुंबई की मीटिंग में लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और तेजस्वी ने कांग्रेस समेत अन्य दलों को भी इस बात के लिए राजी कर लिया था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए थे। जाति की रिपोर्ट पर खूब बहस की गई थी। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच जातीय जनगणना को लेकर बड़ा हल्ला हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा भी 75% तक बढ़ा दी। तब ऐसा लगा कि इंडिया के हाथ में जातीय जनगणना के तौर पर बड़ा सा ब्रह्मास्त्र लग गया है, जिसकी काट बीजेपी के पास है ही नहीं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना और ओबीसी के मुद्दे को लपका, मगर विधानसभा चुनाव में जाति का दाव पूरी तरह से फुस हो गया और नीतीश कुमार की 2024 वाली प्लानिंग भी अब हो गई है ध्वस्त। इसके बाद गठबंधन में दरार की खबरों के बीच रोचक ये रहा कि नीतीश की पार्टी के एक सांसद पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं आघा रहे। जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हुए इंडिया गठबंधन को चाय पकौड़े की पार्टी करार दिया है। सुनील कुमार पिंटू जो कि जेडीयू के सांसद हैं, सुनिए कैसे नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए, सिर्फ मेरे कहने से मोदी है मुमकिन नहीं है। 3 राज्य की जनता ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो उनकी बात को दोहरा रहा हूँ कि जिससे 3 राज्य की जनता ने ये कहा है, और इसे हमें स्वीकार करना होगा और उसके बाद ही हमें आगे की रणनीति बनानी होगी, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। नीतीश कुमार को उम्मीद यही थी कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे और बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब हो जाएंगे। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनकी उम्मीदों पर अब फेर दिया है पानी। गठबंधन का संयोजक बनने की नीतीश की उम्मीदें भी पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही। ऐसे में उनकी पार्टी के सांसद के मोदी प्रेम को राजनीतिक विश्लेषक नीतीश कुमार की बदली हुई रणनीति के संकेत के रूप में देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार ही नहीं, देश की राजनीति के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और चलिए अब अन्य खबरों की हम बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए राजनीतिक समीकरणों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की रणनीति लोकसभा चुनाव में भी आजमा सकती है। इसके तहत क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी के मजबूत चेहरों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की कोशिश होगी। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। भले ही विधानसभा चुनाव के सांसदों की जीत का प्रतिशत उस स्तर पर नहीं रहा, लेकिन सांसदों ने अपने दम पर क्षेत्र में माहौल जरूर बना दिया। इसका परिणाम पार्टी को प्रदेश के चुनावी नतीजों में बेहतर स्थिति में मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और इसी को देखते हुए कई विधायकों और मंत्रियों को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसमें यूपी के दोनों ही डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक का नाम तेजी के साथ उछल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी से आकर अपनी अलग पहचान बना चुके जितिन प्रसाद को भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की ओर से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदेश में औद्योगिक विकास क्षेत्र में लगातार काम करने वाले योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। मंत्री बेबी रानी मौर्य को भी पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। दलित वोट बैंक के लिए उनको मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा धर्मपाल सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। पार्टी प्रशासनिक पुलिस सेवा से राजनीति में आने वाले असीम अरुण और राजेश्वर सिंह पर भी दांव खेल सकती है। इसके अलावा संजय गंगवार, अनूप वाल्मीकि, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा के भी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने की चर्चाएं जारी हैं। नेताओं का बड़बोलापन कई बार खुद भी उन्हें भारी पड़ता है। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया के साथ। पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने चुनाव से पहले दावा यह किया कि अगर प्रदेश में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आ गई तो वो राजभवन के सामने अपने हाथ से मुंह को काला कर लेंगे। नतीजे आने के बाद से बीजेपी ने उन्हें उनका वादा याद दिला दिया। तो बरैया ने कहा कि वो 7 दिसंबर को राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेंगे। बरैया से पहले ही कांग्रेस के एक और नेता और किसान मोर्चा के महामंत्री योगेश दंतोड़िया ने बुधवार को मीडिया के सामने मुंह पर कालिख लगाई थी। बरैया हालांकि अपने वादे पर अड़े रहे और गुरुवार को अपना मुंह काला करने के लिए भोपाल आए तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन बरैया माने नहीं।
अपना वादा पूरा करने के बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने मुंह पर कालिख पोत ली है खुद ही। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।